आज हम मानव भूगोल के मूल सिद्धांत इस किताब का अध्याय 3 पढ़ेंगे। इकाई 2 में है पृष्ठ संख्या 16। विश्व जनसंख्या संगठन के बारे में इस पाठ में बताया गया है। संगठन का मतलब है किसी खास वर्ग या कार्यक्षेत्र के लोगों का मिलकर एक इकाई का रूप धारण करना या लोगों का ये समूह जो एक जैसा हो। तो इसे मैं एक साधारण उदाहरण से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आपके गांव के पास एक आम का बाग है। उसमें कई किस्मों के आम लगे हैं। एक दिन तेज़ आंधी में बहुत सारे आम जमीन पे गिर गए। बाग के मालिक ने आपसे मदद मांगी और कहा, अपने 2-3 दोस्त बुला लो और इन आमों को छांट दो, क्योंकि बहुत सारे आम गिर गए थे। कैसे? जैसे अगर आम की किस्में 4 हैं तो जैसे लंगड़ा, दशहरी, चौसा या जर्दालू, जो आपके इलाके में शायद ख़ास होता है, हर किस्म की छँटाई भी करनी है और उनको फिर अलग अलग टोकरियों में डालना है। जैसे मान लीजिए लंगड़ा आम है तो उसका पूरा पका होगा वो, और क्योंकि वो उसे जल्दी बेचना है, और अध पका है वो 1-2 दिन रुक के बेच सकता है, और बिल्कुल कच्चा है वो फिर उसको अपने तरीके से शायद ठहर के बेचेगा। वो इस तरह से उसकी योजना चल रही है। तो आपको इस तरह से सारे आम बांटने हैं। तो आप अगर हर किस्म के आमों की गिनती भी कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि कितने आम थे, कौन से कितने पके, कितने अध पके, कितने कच्चे। तो हर किस्म की आपने जानकारी इस तरह से ले ली और उनको जगह जगह डाल दिया। तो क्या हुआ कि जो बाग का मालिक था वो अपने हिसाब से ये व्यवस्थित कर सकता है कि कौन सा आम वो पहले बेचेगा, कौन सा बाद में बेचेगा। तो उसको सहूलियत हो गई, है ना। और उसका प्रतिशत भी उसको पता चल गया कि कितने गिरे, कितने पके, कितने कम पके, सारा हिसाब उसका लग गया। तो उसको अपनी बेचने में की व्यवस्था में सुविधा हो गई। तो ये एक संगठन का उदाहरण हो गया जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी होता है। तो अगर हम इसी तरह किसी देश के अपने नागरिकों का आयु लिंग संगठन करना चाहते हैं और उसे एक ग्राफ में भी प्लॉट करना है, तो उसका खाका जो है वो सामने आ जाएगा और एक नज़र में ही काफ़ी कुछ आपको समझ में आने लगेगा। अगर आप अपने पाठ के चित्र 3.3.3.1 को देखें, ये देखिए, ये नाइजीरिया के आंकड़े हैं। नाइजीरिया एक अफ्रीकी देश है। इससे पता चलता है कि यहाँ जन्म दर ज़्यादा है, बच्चों की संख्या अधिक है। इस तरह का पिरामिड अल्प
विकसित देशों में होता है। चित्र 3.2 देखिए, उसी पन्ने पे। ये ऑस्ट्रेलिया का है जो घंटी के आकार का है। इससे हमें ये हम समझ पाते हैं कि यहाँ जन्म और मृत्यु दर लगभग समान है। अभी चित्र 3.3 देखिए, ये जापान का है। जापान के इस ग्राफ का आकार अंडाकार है, तो उससे ये समझना चाहिए कि ये यहाँ जन्म और मृत्यु दर दोनों ही कम है और जनसंख्या वृद्धि घनात्मक नहीं है, ऋणात्मक हो सकती है। अब हम एक बहुत खास पहलू होता है लिंग संगठन का, तो उसमें स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से पता चलता है कि किसी भी देश की जनगणना का बहुत ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इससे हम स्त्री बनाम पुरुष का अनुपात जान पाते हैं। भारत में हमें इस तरह से समझते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों में कितनी स्त्रियां हैं, और कुछ देशों में ये 1000 स्त्रियों में कितने पुरुष हैं इस तरह भी देखते हैं। लिंग अनुपात किसी भी देश में औरतों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। औरतों की संख्या कम होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे स्त्री भ्रूण हत्या, बच्ची के पैदा होते ही उसको मारना, औरतों से घरेलू हिंसा आदि। उनका कुपोषण भी इसमें ये भी एक कारण होता है जिससे औरतों की संख्या कम हो सकती है। पर ये ज़रूरी नहीं कि जहाँ स्त्रियों का अनुपात ज़्यादा होगा वहाँ उनका स्तर भी बेहतर होगा। कई बार पुरुष रोजगार के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं, प्रवास कर लेते हैं दूसरी जगह, तो क्या होता है कि जो स्त्रियां पीछे रहती हैं, तो जब जनगणना होती है तो वो स्त्रियों की संख्या ज़्यादा हो सकती है। कई देशों में ऐसे भी होता है। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 औरतों पे 102 पुरुष हैं, पर कुछ देशों में, जैसे लाटविया, एक पूर्व यूरोपीय देश है, मैं इसको मैप में दिखाती हूँ आपको। पूर्व यूरोपीय देश इधर, अगर आपके पास एटलस है तो उसको निकाल के ठीक से देखने की कोशिश करें। तो जब एटलस देखने की आदत होती है तो आप उसके साथ उसके चारों तरफ दूसरे देश भी देखते हैं, तो कई जानकारियाँ उसके अलावा भी आपको मिल जाती हैं, है ना। तो लाटविया में ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे हर 100 स्त्रियों पे 85 पुरुष हैं। इसके विपरीत संयुक्त अरब अमीरात में प्रति 100 स्त्रियों पे 311 पुरुष हैं। सामान्यतः एशिया के देशों में औरतें कम हैं, खासकर सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में। रूस और अन्य यूरोपीय देशों में औरतों का अनुपात ज़्यादा है। वहाँ स्त्रियों की स्थिति बेहतर है और काफ़ी पुरुष दूसरे देशों में आजीविका कमाने के लिए चले जाते हैं, इसलिए भी स्त्रियों की संख्या वहाँ ज़्यादा है। अब हम आयु संरचना देखते हैं। अगर हम जनसंख्या का आकलन आयु से करें तो हम देखेंगे कि जिस देश की जनसंख्या में 15 से
59 15 से 59 तक उम्र के लोग होंगे, तो वहाँ काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। और अगर 60 से अधिक उम्र के लोग ज़्यादा होंगे तो वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था का खर्च बढ़ेगा, क्योंकि ये बुज़ुर्ग होंगे और इनकी स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो वहाँ जन्म दर ऊंची है और युवा ज़्यादा होंगे। एक जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू और भी है, वो है ग्रामीण शहरी संगठन। तो ये संगठन इस बात पे निर्भर करता है कि लोग कितने गांव में हैं और कितने शहर में हैं और क्यों रह रहे हैं। जिस व्यक्ति को जो भी आजीविका का साधन होता है, उसका निवास उसी इलाके में होता है। जैसे खेती से जुड़े लोग गांव में रहेंगे, उसी तरह अन्य आजीविका का कार्य जैसे होते हैं वनिकी, जैसे वन संबंधी कार्य, या मत्स्य पालन, या वन से जुड़े कार्य, खनन मतलब खानों से जो सामान निकलता है, इनका काम जो करते हैं ये गाँवों के आसपास रहते हैं। और शहर में उद्योग, कुछ व्यवसाय या सेवा के काम में रहते हैं, वो लोग रहते हैं। पर शहर में घर छोटे होते हैं, रहने खाने का खर्च ज़्यादा होता है और जनसंख्या का घनत्व भी ज़्यादा होता है। इसलिए पुरुष कई बार प्रवास कर शहरों में आ जाते हैं और परिवार गाँव में ही रह जाते हैं। पर ये हर देश के लिए ज़रूरी नहीं है। मसलन पश्चिमी देशों में शहरी क्षेत्रों में स्त्रियां ज़्यादा हो सकती हैं। अब हम साक्षरता देखते हैं। शिक्षा भी एक ऐसा सूचक होता है जिससे उस देश की विकास जुड़ा होता है। किसी भी देश में लोग जितने शिक्षित होंगे, वहाँ आर्थिक और सामाजिक विकास होता है। रहन सहन, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति भी सुधरती है। सरकार की शिक्षा नीति भी इसी आधार पे बनाई जाती है। भारत में हम साक्षर उसे कहते हैं जो किसी एक भाषा को समझ सके और उसमें कुछ गणित के सवाल भी, जैसे जोड़ घटाव, कर ले, तब वो साक्षर कहलाता है। तो साक्षरता की बात पे मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगी। अगर आपके आस पड़ोस में कोई बुज़ुर्ग है जो अनपढ़ है, उसे आप साक्षर करने का बीड़ा उठा लीजिए। इसमें कोई ख़ास मुश्किल नहीं होता है। थोड़ा सा समय आप देंगे तो उस व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ा व्यक्ति को का आप बहुत बड़ा उपकार करेंगे। इस बारे में ज़रा सोचिएगा और करने की कोशिश करिएगा। अब हम व्यावसायिक संरचना पे आते हैं। व्यावसायिक संरचना को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। तो ये कौन से हुए? जो कार्यशील लोग होंगे 15 से 59 वर्ष आयु वाले, वो इसके अंदर आते हैं। तो व्यावसायिक संरचना को जैसे मैंने कहा कि 4 भागों में बांट सकते हैं। तो प्राथमिक क्या होता है? कृषि, वानिकी, मत्स्यन और खनन। और द्वितीयक क्या हुआ? विनिर्माण, मतलब कोई भी चीज़ जो बनती है, उद्योग, ठीक है। और
तृतीयक हुआ व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं। चतुर्थक है अनुसंधान, सूचना, प्रौद्योगिकी, वैचारिक विकास वगैरह। इन चारों भागों में काम करने वाली जनसंख्या के अनुपात से किसी भी देश के आर्थिक विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे अगर द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक वर्ग की ज़्यादा भागीदारी का मतलब है कि विकसित अर्थव्यवस्था है, यानी उद्योग, व्यापार में लोग काम करते हैं। अगर अर्थव्यवस्था प्राथमिक है तो प्राथमिक काम के लोग ज़्यादा अनुपात में होंगे। अब आज के अभी 2-3 प्रश्न हम देखते हैं जो हमने अभी बात की जिन बारे में, तो वो आप देखिए कि आप इनका उत्तर दे पाते हैं कि नहीं। लिंग अनुपात कैसे नापेंगे, जो शुरू में बताया। आप दोबारा अगर वीडियो सुनेंगे, अगर आपको नहीं उत्तर आ रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। दूसरा प्रश्न, साक्षर जनसंख्या का अनुपात किसी भी देश की किस विशेषता को समझने में सहायता करता है। तीसरा प्रश्न, व्यावसायिक संरचना को कितने भागों में बांटा जाता है, संक्षेप में बताएं। तो अभी मैंने 4 बताई हैं, वो आशा करती हूँ आपको ध्यान में होगी। अब हम किताब के जो पाठ के अंत में प्रश्न दिए हुए हैं उनको देखते हैं कि उनके जवाब आपको कहाँ मिलेंगे और कैसे करना है। अपना पाठ निकालिए। इसमें प्रश्न 1 जो है, इसके 3 भाग हैं। ये तीनों आप अगर पाठ को दोबारा से ठीक से पढ़ेंगे तो ये तीनों उत्तर आपको आसानी से मिल जाने चाहिए। प्रश्न 2 देखिए। इसमें इसके उत्तर जो हैं, प्रश्न 2 का पहला भाग का उत्तर पाठ के शुरू में ही है, पहले इस पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। और प्रश्न 2 का दूसरा भाग आयु संरचना, ये हेडिंग दी हुई है, तो ये आप आराम से देख सकते हैं इसको। और तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा भाग दूसरे प्रश्न का, वो लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, तो वो भी लिंग संगठन के नीचे ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम प्रश्न 3 पे आते हैं। प्रश्न 3 पे लिखा है कि 150 शब्दों में, सब ज़्यादा से ज़्यादा 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो इसका जो पहला भाग है, इस ग्रामीण और नगरीय संगठन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें सारे जो बिंदु कवर कर लीजिए और संक्षेप में लिखिए जिससे कि ठीक रहे। और मैं आपको तीसरे प्रश्न का दूसरा भाग थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। उसमें हम क्या करना है कि जो प्रश्न है, विश्व की विभिन्न भागों में आयु लिंग के असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों तथा व्यावसायिक संगठन की विवेचना कीजिए। तो इस प्रश्न के 2 भाग हैं, ठीक है। तो जब इस तरह का कोई प्रश्न होता है
तो अगर हम बिंदुओं में तो उत्तर देते हैं तो हमें लिखना भी कम पड़ता है, और जो आपका पेपर चेक कर रहा होगा उसको भी समझ में आ जाएगा कि आप को पूरी बात समझ में आ गई है। ठीक है, तो अगर बिंदुओं में उत्तर हम दे रहे हैं तो पहले उसने पूछा आयु लिंग में असंतुलन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो आप बिंदुओं में आपको उत्तर देना है, तो आपने क्या कहा? जन्म दर, मृत्यु दर, अनियंत्रित लिंग भेदभाव और पुरुषों का रोजगार के लिए प्रवास। तो आपने 4 बिंदु लिख दिए, 4 पॉइंट। तो इस प्रश्न के इस हिस्से का जवाब आपका पूरा हो गया, आपको लंबा लिखना भी नहीं पड़ा। अब व्यावसायिक संरचना के 4 भाग, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। और प्राथमिक में क्या आया? कृषि, खनन, वानिकी, मत्स्यन। द्वितीयक में विनिर्माण, उद्योग। ठीक है। तृतीयक में व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं। चतुर्थक में अनुसंधान, सूचना, प्रौद्योगिकी, वैचारिक विकास। ज़्यादा लंबा उत्तर ज़्यादा नंबर नहीं लाता है। जहाँ भी संभव हो बिंदुओं में समझा के उत्तर लिखिए, समय बचेगा। इस तरह बिंदुओं में लिखे नोट्स को दोबारा पढ़ने में कम समय लगता है। जब आप तैयारी कर रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, तो दोबारा जब आप रिवाइज़ करते हैं, दोबारा से उसको देखना चाहते हैं, तो वो आप अगर पॉइंट में लिखा होगा तो उसको जल्दी से देख लेंगे, तो आपको पूरा पाठ नहीं पढ़ना पड़ेगा और ये जल्दी से आपकी तैयारी में टाइम कम लगेगा, है ना। तो आशा है आपको ये पाठ ठीक से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक सुझाव देना चाहती हूँ। अगर संभव हो तो विश्व का एक मानचित्र जो 2 फीट बाय 3 फीट के करीब आता है, अगर आपको मिल जाता है तो वो ले लें और अपने घर में किसी भी दरवाज़े के पीछे जगह है तो वहाँ लगा दें ठीक से, और वो वहीं पे लगा रहने दें। तो उससे क्या होगा, तो किसी भी आप अखबार पढ़ते हैं या टीवी में कोई किसी नई जगह का नाम सुनते हैं या किसी किताब में या कोई किसी और संदर्भ में, और आपको पता नहीं है कि वो जगह कहाँ पर है, तो आप उस मैप में जाके आसानी से उसको देख सकते हैं। तो इस तरह की बात अगर घर के दूसरे बच्चे भी करेंगे और जो भी करें, तो उससे क्या होता है कि हमें ये एटलस मैप देखने की आदत हो जाती है, और उससे जुड़े हुए और भी कई चीज़ें होती हैं जो याद रखने में बहुत आसान रहती हैं। और मान लीजिए आपको दिक्कत है कि इस तरह का मैप नहीं मिल पाया या कुछ और कोई असुविधा है, तो एक एटलस ज़रूर रखें और उसको बार बार देखने की आदत डालें। जैसे कोई भी शहर या देश या कोई ऐसी जगह जिसका नाम आपने सुना और आपको लगा कि ये आपको पता नहीं कि कहाँ है, तो आप उसी वक्त उसको पलट के अपने एटलस के पन्ने और वो जगह ढूंढिए। और घर में दूसरे बच्चे हैं तो उनको भी ये इस तरह की आदत उनमें भी डालिए, तो बहुत अच्छा रहता है। धन्यवाद।